अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। नेक्स्ट पेज आप लोग जो हम बल्कि कल ही जो करे थे वही पेज आप लोग ओपन करें 109। कल बेटे हमने नेक्स्ट जो फेज था डेट इज सॉलिड वो हमने स्टार्ट किया था। हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ भी कर ली, सॉलिड की भी कर ली और लिक्विड की भी कर ली। ठीक है, आपकी बुक में अक्सर डिफरेंसेस आ जाते हैं, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ और आ सकती हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें, तो कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज़ भी आ जाती हैं और डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, या आपकी सिमिलैरिटीज़ भी आ सकती हैं या आपके डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। और सॉलिड, लिक्विड और गैस बेटे ये आप बहुत छोटी क्लासेस से, इवन 5 क्लास से जो है आप लोग पढ़ते आ रहे हो, 5, 6, 7, 8 में हर क्लास में आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़े हुए हैं और इनके डिफरेंसेस भी पढ़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कि आप लोग बार बार करते आ रहे हो, आप लोगों को अच्छी तरह डिटेल से मैंने इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा भी दी हैं, लेकिन फिर भी बेटे मेरे लिए तो आप आज भी छोटे से स्टूडेंट ही हो, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि हर चीज़ चाहे वो आपको आती है या नहीं आती ये सोचना नहीं है मैंने कि मेरा काम जो है वो क्या है कि हर चीज़ आपको जो है प्रोवाइड करूँ, आपको समझाऊँ, अच्छी तरह जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर करूँ। तो बेटे आज हम लोग पहले मैं आप लोगों को इनके कंपैरिजन करवाती हूँ, किसके, इनके डिफरेंसेस और इनकी सिमिलैरिटीज़ जो है वो हम लोग करेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है ये हम लोग डिटेल से जो है इन द फॉर्म ऑफ टेबल जो है वो राइट कर लेते हैं, ताकि अगर पेपर में आपके जो है ये क्वेश्चन आता है तो आपको जो है इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो। तो इसलिए पहले बेटे मैं आपको आज ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवाऊंगी, ताकि आपको इसके अंदर फर्दर जो है वो क्लैरिटी आ जाए और आपको ये मुश्किल ना लगे। वन बाय वन बल्कि आप लोग भी मुझे बताते जाएं और मैं जो है वो यहाँ पे राइट करती जाऊँगी। हम लोगों ने, मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर पे बेटे 3 जो है पोर्शंस बना लिए। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 पोर्शन जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। ठीक है, एक पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, सॉलिड। ठीक है, एक पे हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं सॉलिड। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, गैस। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी अपनी नोटबुक में या अपना रजिस्टर जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर ही बेटे ऐसी 3 पोर्शंस बनाओ। देन हम लोग जो है वो मूव ऑन करते हैं। बना लिए? चले आगे शुरू करूँ। लेट स्टार्ट बेटे। पहले आता है हमारे पास सॉलिड्स, SP लिख लेते हैं सॉलिड्स, फिर आपके पास आते हैं लिक्विड्स, फिर आपके पास आती हैं गैसेस, GASES, गैसेस। ठीक है, लिक्विड्स एंड सॉलिड। वन बाय वन हम इनको जो है अब कंप्लीट करते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, अगर हम देखें वॉल्यूम की बात करते हैं बेटे, यहाँ पे क्या आएगा कि आपके पास नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, इस सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जबकि गैसेस का क्या होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ऐसे ही था ना, सॉलिड का तो फिक्स्ड वॉल्यूम था और लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला जाता था वो वाला वॉल्यूम उसका हो जाता था, जबकि गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। अब हम लिखेंगे नंबर 2 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी हम बताते हैं इसकी शेप के बारे में। इसकी डेफिनेट शेप होती है DE। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रही हूँ, इसको सेंटेंस की फॉर्म में आपने खुद लिखना है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, इसमें क्या होगा, टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में आप इसे डालते हैं लिक्विड को, वही शेप ये जो है ले लेता है। ठीक है, और गैस की क्या होती है, नो डेफिनेट शेप। देखो डेफिनेट शेप है, इस ये क्या करता है, कंटेनर वाली शेप ले लेता है। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, बल्कि ये तो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और जितना जो भी इनको अवेलेबल स्पेस मिले वहाँ पे जो है ये
मूव करते रहते हैं। नंबर 3 पे हम लोग क्या आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस देखते हैं। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं, लीस्ट, इंटरमॉली, MOLE, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पे क्या आता है, लेस, और यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम। क्लियर। अब हम चलते हैं 4 की तरफ, पार्ट 4 बेटे। पार्ट 4 पे हम इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वक्त आते हैं। स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, या इसको स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, या मैक्सिमम भी कह सकते हैं। ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग भी लिख लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह लो। इस केस में क्या हो जाएगी, यहाँ पे होगी लेस, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस के केस में क्या हो जाएगी, मिनिमम। फिर हम आते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 बेटे क्या हो सकता है बताओ, क्या मैं राइट करूँ यहाँ पे। नंबर 5 में हम लोग लिख सकते हैं मूवमेंट, इनके मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट, कल मैंने पढ़ाया था, अबाउट देयर मीन पोजीशन, समझाया भी था साथ। पोजीशन बेटे, पोजीशन, और यहाँ पे क्या था, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मूव पास्ट और स्लाइड ओवर ईच अदर। मैं पहले लिख रही हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बेटे, कंफ्यूज नहीं होना। और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी मोशन क्या होती है, रैंडम मोशन, सिंपल नाम लिख लो। क्लियर। अब हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। कैन नॉट फ्लो, कैन फ्लो, कैन फ्लो, फिर नेक्स्ट लिखो, नो कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पे क्या है, स्लाइड कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर। अब हम आते हैं नंबर 7, 8 की तरफ। 8 में आप लोग लिख लो, नो डिफ्यूजिबिलिटी, DIFFUSIBILITY
और यहाँ पे आ जाएगी स्लाइट डिफ्यूजिबिलिटी। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाई। ठीक हो गया। फिर हमने क्या पढ़ लिया, दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। वॉल्यूम का बता दिया, शेप का भी बता दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बता दिया, फिक्स्ड वॉल्यूम का भी हमने बताया। एक और बता देते हैं इनकी रिजिडिटी। हाई रिजिडिटी, ये भी हम लिख सकते हैं RIGIDITY, हाई रिजिडिटी, लेस रिजिडिटी। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, नेग्लिजिबल। ठीक हो गया। इसके बाद हम इनकी और क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, नंबर 10 पे बेटे हम लोग लिख लेते हैं इनकी डिफ्यूजन के बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नो डिफ्यूजन, ये मैंने पहले तो नहीं लिख दिया कि नो डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस डिफ्यूजन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, नो, लेस एंड हाई। फिर नंबर 11 पे अगर आप लोग आ जाते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी इसकी हाई डेंसिटी है। जबकि यहाँ पे लो डेंसिटी है बेटे, लो। और यहाँ पे क्या है, वेरी लो। अगर नंबर 12 पे आती हूँ मैं, तो नंबर 12 क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के केस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट। और यहाँ पे क्या आ जाता है, हाई। ठीक है। एंड पे बेटे हमेशा मैं आप लोगों को क्या लिखवा देती हूँ, एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हो, कुछ भी याद कर लो। एंड पे हम लोग क्या राइट कर लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल में आप लोग लिख लो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस। और इसकी एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख लेते हैं, ऑल फ्लूइड्स। क्लियर। और इसकी एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या लिख लेते हैं, O2, CO2, SO2 बेटे, और साथ NO2 ETC। क्लियर हो गया। मैंने आप लोगों को बेटे क्या करवा दिया, आज तो हमारे डिफरेंसेस लिखने में इतने टाइम लग गया, मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा ही नहीं जाएगा शायद। खैर, टॉपिक हमने अपना जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई। देन मैंने कोशिश की कि मैं आपको इनके डिफरेंसेस जो है वो भी बता सकूं। मैंने आपको रिटन फॉर्म में इनके डिफरेंसेस जो है वो लिख के बताए। सॉलिड हैज़ फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम है, गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड की डेफिनेट शेप है, लिक्विड जो है कंटेनर की शेप लेता है और इसकी कोई डेफिनेट शेप
नहीं होती। अगर नंबर थर्ड पे आओ, सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, गैसेस का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं बेटे वो लेस होती हैं, जबकि गैसेस से गैस पे मिनिमम होती हैं। मालिक्यूल जो है इनकी मोशन जो है वो अबाउट देयर मेन पोजीशन ये मूव करते हैं, ये कंटिन्यूसली एक दूसरे से अपने बैक भी चले जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर फ्लूइड जो है वो स्लाइड करते रहते हैं। इनकी मोशन जो है डैट इज़ नोन एज रैंडम मोशन। फिर हमने इनकी बात की इनके फ्लो के बारे में। सॉलिड जो है दे कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो करते हैं, गैसेस भी फ्लो करती हैं। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, यानी कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, नो कंप्रेसिबिलिटी। ये स्लाइट है और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। यहाँ पे नो डिफ्यूजिबिलिटी होती है, कोई डिफ्यूजन नहीं होती, यहाँ पे स्लाइटली होती है। और यहाँ पे गैस के केस में क्या होती है, हाईली डिफ्यूजिबल है, हाईली डिफ्यूजिबिलिटी होती है इनकी। दे आर रिजिड, दे आर हार्ड, पहले ही बताया था। दे आर लेस रिजिड, और इन ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं, इनकी तो रिजिडिटी होती ही नहीं। यहाँ पे सॉलिड के केस में नो डिफ्यूजन, यहाँ पे लेस, और यहाँ पे क्या आती है, हाई डिफ्यूजन आती है। मैंने पहले भी डिफ्यूजिबिलिटी लिख दी है, दोबारा शायद वही चीज़ मैं बेटे लिख गई हूँ। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड हैव लो डेंसिटी, एंड गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। देन काइनेटिक एनर्जी की तरफ हम आते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लो है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है इंटरमीडिएट है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है डैट इज़ वेरी हाई। इन द एंड मैंने आपको क्या बता दिया, एग्जांपल्स बता ली। सॉलिड के केस में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड हैं, ठीक है, ये इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे लिक्विड में तमाम के तमाम जो हैं फ्लूइड्स आ जाएंगी, और गैसेस में क्या आ जाएंगी, डिफरेंट टाइप की गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये सारी की सारी जो है आपके पास जो है डिफरेंट गैसेस की एग्जांपल्स आ गई। तो बेटे आज के टॉपिक में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली हैं। ये आपने एज इट इज़ जो है ये करनी है। इनमें कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से पूछना है, समझना है। हमारा टॉपिक जो था आज छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैंने आज आप लोगों को जो है ये करवा दिया। इसी में मेरा जो है वो काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक बेटे आज शुरू करवाऊँ कि ना करवाऊँ। 9 अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू टॉपिक, एक और चीज़ भी मेरे जहन में आ रही है, मैं आप लोगों को वो भी बताती जाऊँ कि बेटे जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती हैं इनको हम ये दे आर इंटर कन्वर्टेबल, इनको हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक चीज़ को, एक फेस को दूसरे में, दूसरे फेस को पहले में, इस तरह जो है आप इनको एक दूसरे से में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी। हम लोग अपने अगला टॉपिक थोड़ा सा जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी जो उसका पार्ट होगा इंशाल्लाह वो मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी। मैंने आप लोगों को कल बेटे पेज नंबर 109 पे आओ तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉलिड की, ठीक है। आज फिर मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो हैं कंपैरिजन दे दिए, उनके डिफरेंसेस बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है डैट इज़ टाइप ऑफ सॉलिड, जो है वो हम साइड स्टार्ट करेंगे। पेज आपका है 109 बुक का आता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ वे देयर पार्टिकल्स आर अरेंज। सॉलिड को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे, ऑन द बेस ऑफ के ये इनकी अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है, इनके पार्टिकल्स की, उस अरेंजमेंट की बेस पे हम सॉलिड्स को 2 मेन क्लासेस में डिवाइड करेंगे। एक आपके पास आएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आपके पास आएंगे एमॉर्फस सॉलिड। तो बेटे आज हम लोग जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। द रेगुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आए, पेज नंबर आपका है बेटे 110। Crystalline solid, crystal lattice, the regular arrangement of ion, atom or molecule in 3-dimensional space, it called crystal lattice. The solid which have definite regular and 3-dimensional geometric shape are called crystalline solid. For example, diamond, sodium chloride, ice, etc. Crystalline solid इनको कहते हैं क्रिस्टल लेटिस भी कहते हैं। रेगुलर, जब किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सॉलिड की, सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग, जब उनके आयंस की, एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो है वो 3 डायमेंशनल होगी,
और एक रेगुलरिटी उसके अंदर नज़र आएगी, एक रेगुलर पैटर्न नज़र आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। सॉलिड का डेफिनेट रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, ठीक है। और ऐसे सॉलिड जिनकी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इनकी कौन सी है, डायमंड, सोडियम क्लोराइड एंड आइस जो है वो इनकी कॉमन एग्जाम्पल है। ये तो हमने पढ़ लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया। वो सॉलिड जिनकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप होगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। अब 1 बाय 1 जो है हम इनकी प्रॉपर्टीज करते जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या आती है, ज्योमेट्रिक शेप। All the crystalline solids have definite distinctive geometrical shape due to definite orderly arrangement of atom, ions or molecules in 3-dimensional space. For a given crystal, the interfacial angle at which the surface intersect are always the same no matter in which shape they are grown. The faces and angles remain characteristics even when the material is ground to fit fine powder. Geometrical shape. तमाम के तमाम जो क्रिस्टलाइन शेप हैं बेटे, सॉलिड्स हैं, इनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप होती है, डेफिनेट नंबर और अरेंजमेंट होती है किसकी, एटम्स की, आयंस की और मॉलिक्यूल्स की। और ये तब तमाम के तमाम जो आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, 3 डायमेंशनल जो है इनकी शेप होती है। और इनके जो हैं एंगल्स जो हैं डिफरेंट सरफेस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जो है इनकी शेप्स भी जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। आपको इंशाल्लाह मैं इनकी जो शेप्स हैं डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। और जो इनके फेसेस हैं और जो इनके एंगल्स हैं वो मतलब एक स्पेसिफिक जो है अगर जैसे आपका साल्ट है, साल्ट की कॉमन एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आपने देखा होगा कि रॉक सॉल्ट जो है बेसिकली जैसे रॉक्स है ना बड़े बड़े, एक बड़ा रॉक ले लो, उसको अगर आप लोग ब्रेक करके छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट कर लो या उसको आप पाउडर फॉर्म में भी कर लो इवन, तब भी उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं रहता। वो स्ट्रक्चर छोटा होता जाएगा लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अपने फेसेस, अपने एंगल्स, अपने जो 3 डायमेंशनल शेप है वो रिमेन करता है। यही चीज़ लिखी हुई है, यानी कि उसको देखो, जैसे मैंने साल्ट की एग्जांपल दी है, बड़ा रॉक तोड़ के छोटे रॉक्स में कन्वर्ट किया, छोटे को हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी कर लिया, तब भी जब आप उसका स्ट्रक्चर एग्जामिन करोगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो रिटेन रहता है। उसको डैमेज करने से, उसको छोटा करने से, उसका और ज़्यादा पाउडर फॉर्म में भी लाने से उसका जो स्ट्रक्चर है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसका जो ज्योमेट्रिक शेप है, जो उसके फेसेस हैं, जो उसके एंगल्स हैं, वो क्या होते हैं, डैट रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज रहते हैं। फिर आपका आते हैं नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम उनकी मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे जो है वो दूसरी चीज़ों से जो है आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है क्लीवेज प्लेन्स। व्हेन एवर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ब्रोकन दे डू नॉट शो अ लॉन्ग डेफिनेट प्लेन। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स एंड दे आर इंक्लाइंड टू वन अनदर एट पार्टिकुलर एंगल टू फॉर्म given crystalline solid. The value of this angle बेटे किधर थे हम लोग, the value of this angle varies from one solid to another solid. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ डेट इज नोन एज क्लीवेज, ठीक है, CLEAVAGE। याद है किसी बच्चे को? आप लोग पहली क्लासेज में पढ़ के आए हो बेटे। क्लीवेज बेसिकली क्या चीज़ है बेटे? क्लीवेज जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो जो क्लीवेज है ये रेफर करता है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉलिड की टेंडेंसी है टू ब्रेक, मतलब जब हम उसको ब्रेक करें स्पेसिफिक वो डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, क्रिस्टोलॉफिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनकी सर्फेसेस जो है वो स्मूथ रहती हैं, ठीक है। ये आपने इसका याद रखना है। आपने आगे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल से जो है वो पढ़ाऊंगी कि क्लीवेज होता क्या है। क्लीवेज सिर्फ जो है उसको आप लोग जो है वो कैसे, अगर जब हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे क्लीवेज को जो है मैं किस तरह बताऊंगी। मतलब क्लीवेज जो है बेसिकली हम इसकी जो शेप है
उसको रेफ़र करते हैं कि अगर जो सॉलिड है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो उसमें जो है क्या आपके पास जो है वेरिएशन आती है। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब ब्रो किया जाए तो वो डेफिनेट प्लेन्स में जो है ब्रेक डाउन होता है। और इसके बाद क्या है कि जो जितने भी प्लेन्स बनते हैं उनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। और ये तमाम के तमाम जो हैं एक दूसरे के इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। रेगुलर उनमें जितने भी प्लेन्स हैं, जैसे कोई भी सॉलिड अगर मैंने उसको ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है, मैं क्या कहूँगी कि ये जो है ये जितनी भी पीसीज में वो डिवाइड हुआ है, जितने भी प्लेन्स में वो डिवाइड हुआ है, उन तमाम की जो अरेंजमेंट है एटम्स की और आयंस की, बेटे वो क्या होगी, वो रेगुलर होगी, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीवेज जो है ये इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो वीकर होती है। स्पेसिफिक डायरेक्शन हर तरफ जो है वो वीक नहीं होती, कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, वो वीक होगी। क्लियर हो गया। तो क्लीवेज क्रिस्टलाइन सॉलिड जब हम पढ़ते हैं तो क्लीवेज जो है वो क्या है, किस उस सॉलिड की टेंडेंसी होती है टू ब्रेक अलोंग स्पेसिफिक प्लेन्स, ठीक है। तो ये समझ आ गई क्लीवेज क्या है। क्लीवेज सॉलिड की एक टेंडेंसी है टू ब्रेक अलोंग स्पेसिफिक प्लेन्स क्रिएटिंग स्मूथ फ्लैट सर्फेसिस। उसका जो ब्रेक डाउन है डिफरेंट प्लेन्स में होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। और जो सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आगे अमॉर्फस सॉलिड भी है, दोनों के अपने अपने जो हैं वो क्लीवेजेस जो हैं वो बनेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है ग्लोइंग ऑफ ए क्रिस्टल। When we have saturated or supersaturated solution of crystalline material in suitable solvent, it can give you same type of crystal by arranging atoms, ions or molecules. This happens through the process called growth of a crystal. This can be done by slow evaporation of solvent by seeding process from saturated solution. For example, the solubility of sodium thiosulfate Na2H2O3 in water is at 100 degrees 231. At room temperature, solubility is 50 degree per 100 centimeter cube. In case we have saturated solution of sodium thiosulfate at 100 degree, we cooling slowly, no growth of crystal happens. It means that supersaturated solution is not equilibrium with solid substance. Now if small crystal of sodium thiosulfate is added to supersaturated solution, the crystallization happens rapidly. ग्रोइंग ऑफ ए क्रिस्टल, अगली प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टल्स को जो है वो किस तरह ग्रो किया जाता है बेटे, जब सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, हमने सोल्यूशन की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। उनमें एक टाइप थी सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक होती है सुपर सैचुरेटेड। जब सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल का अगर उनको सूटेबल जो है सॉल्वेंट में मिक्सअप किया जाए तो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल जो हैं वो बनेंगे। हर क्रिस्टल की जो अरेंजमेंट है उसमें जो एटम प्रेजेंट हैं, जो आयंस प्रेजेंट हैं और जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सबकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। सबके क्रिस्टल का जो है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब अगर डिफरेंट क्रिस्टल मिक्स करूँगी मैं तब तो डिफरेंट ही होगा। लेकिन अगर एक ही जैसा एक ही सोल्यूशन किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल का अगर सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ही जैसे का मैं मिक्स करूँगी तो आपके पास जो क्रिस्टल बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो सेम बनेंगे, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल बनेंगे, उनकी अरेंजमेंट जो है उसमें एक सिमिलैरिटी आएगी। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल का बनना। जब सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल की उसको सूटेबल सॉल्वेंट में मिक्सअप किया जाता है तो क्या बनता है, सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल बनते हैं। इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे प्रोसीजर को जिसमें क्रिस्टल बन रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। और ये कैसे होती है, ये होती है एवोपरेशन। आप इसको मैं ऐसे बता सकती हूँ, आपको एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, कॉमन एग्जांपल घर में भी आप लोग जो है अपने कर सकते हो। सपोज आपने साल्ट लिया, साल्ट को आपने वाटर के अंदर मिक्स किया, थोड़ा सा पानी है, 1 कप पानी लो आप लोग, उसके अंदर आप लोग 4-5 चम्मच जो है वो सॉल्ट के डाल दो और इसको हीट अप करो। हीट अप करते रहो, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, लेकिन आपने जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, पानी के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने अपना जो बर्नर है उसको ऑफ नहीं करना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका
इंटरनल प्रेशर पता है जब ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक से, तो आपके जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वेपर फॉर्म में, और सारे वेपर्स बन के जो है वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। और जब वाटर सारा रिमूव हो जाएगा तो आपके कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है बेटे वो क्या रह जाएंगे, क्रिस्टल रह जाएंगे। किस चीज़ के क्रिस्टल, साल्ट के, यानी कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल रह जाएंगे। और ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है मैंने किया, ये जो पूरा का पूरा हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। ये जो ग्रोथ है इसके अंदर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ, इसके अंदर एवोपरेशन हुई, एवोपरेट हो गया ना पानी, वो सारा वेपर्स बन के रिलीज हो गया और पीछे क्या रह गया, क्रिस्टल रह गया। क्लियर हो गया कि किस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ पे जो दी हुई है वो दी हुई है सोडियम थायोसल्फेट की। सोडियम जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड की दी है, यहाँ पे क्या दी हुई है, सोडियम थायोसल्फेट की दी हुई है। तो आपको बताया हुआ है कि सोडियम थायोसल्फेट, उसका फार्मूला क्या होता है, Na2S2O3। इसको अंडरलाइन कर लो ताकि आपको ये फार्मूला याद हो जाए। इसको मिक्स किया वाटर में, टेम्परेचर ये है, ठीक है, और वाटर बताया हुआ आपको 230 ग्राम ये है, और वाटर जो है वो आपका कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। रूम टेम्परेचर वो उस पे उसकी सॉल्युबिलिटी बता दी है। इन केस अगर हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन हो तो हम उसको कूल करेंगे, जब कूल करेंगे तो वहाँ पे कोई भी क्रिस्टल जो है वो नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ Na2S2O3 ऐड करेंगे इस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ठीक है, पहले नहीं बनी, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, इसी सोल्यूशन में हमने सोडियम थायोसल्फेट के स्मॉल क्रिस्टल डाले, ठीक है, जो हमने पहले अपनी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाई थी। तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रैपिडली हो जाएगी। यानी कि जब बेटे आपने सोडियम थायोसल्फेट को वाटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया, मतलब तब क्रिस्टल नहीं बने, रूम टेम्परेचर जब आपका था 100 डिग्री था, लेकिन उसके बाद आपने उनको स्लो भी मतलब कूल डाउन भी किया, तब भी आपको जो है कोई भी क्रिस्टल की ग्रोथ नज़र नहीं आई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो इन इक्विलिब्रियम में कंडीशन में नहीं है। अब इसी के अंदर अगर आप लोग फर्दर क्रिस्टल ऐड करोगे सोडियम थायोसल्फेट के, तो आपका क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो तेज़ी से जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। व्हाट इज हैबिट? द शेप ऑफ ए क्रिस्टल इन विच it usually grows is called habit of a crystal. If the condition for growing a crystal are maintained, then the shape of the crystal always remain the same. If the condition are changed, the shape of the crystal may change. For example, cubic crystal of sodium chloride become needle-like when 10% urea is present in a solution as an impurity. Habit of crystal का मतलब क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल की जो शेप है जब वो ग्रो करता है, जिसको हम लोग ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल कहते हैं, जिस फिनोमेना को, उससे जो क्रिस्टल ग्रो करके बनते हैं, तो उन क्रिस्टल की जो शेप होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। अगर हम इनकी कंडीशंस को बेटे मेंटेन रखें तो क्रिस्टल की जो शेप है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है, और कंडीशन को अगर हम चेंज करना चाहें तो क्रिस्टल की शेप भी चेंज हो जाएगी। सिंपल देखो, अगर तो सोडियम के क्रिस्टल्स हैं तो सोडियम के क्रिस्टल्स की हमेशा शेप सेम रहेगी, लेकिन अगर सोडियम के क्रिस्टल्स में ड्यूरिंग फॉर्मेशन जब ये बन रहे थे इसमें मैं कोई और इम्प्योरिटी ऐड कर देती हूँ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में मैंने यूरिया ऐड कर दिया, तो वहाँ पे क्या आ गया, एक इम्प्योरिटी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल की जो हैबिट है, जो शेप है वो चेंज हो जाएगी और एक नई शेप बन जाएगी। ये हमने जो है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं बेटे, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं ये हमने कंप्लीट कर ली हैं, या आपने अच्छी तरह से करनी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है डैट इज़ एमॉर्फस सॉलिड, उसको मैं पढ़ाऊँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यहीं पर अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैंने आज आपको जो है कंपैरिजन भी करवा दी है, और हमने सॉलिड की जो दो टाइप्स थी, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, उसमें से हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमने कंप्लीट कर ली। तो आपने ये टॉपिक पूरा जो है अच्छी तरह से लर्न करना है। कोई मुश्किल होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।